नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी आपके पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं। ये प्रोग्राम उन तमाम नाज़रीन के लिए है और न सिर्फ उन नाज़रीन के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बल्कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने ख़ानवादे को भी सेहत व सलामती के साथ रख सकते हैं। हम गुफ्तगू अलग अलग मुकामात पर अलग अलग स्पेशलिस्ट से बात करते रहते हैं। आज हम जिस मुकाम पर हैं उसमें आपको बात करेंगे पीडियाट्रिक्स के बारे में, यानी बच्चों के बारे में। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत और बच्चों को परवरिश और उनकी तालीम के बारे में तो आप बहुत कोशा रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम तालीम और तरबियत के हवाले के साथ साथ हम सेहत को किस तरीके से उनको तवज्जो दे सकते हैं, इस बात के लिए सबसे अहम तरीक़ा ये है कि हम किसी एक्सपर्ट को आपके सामने रूबरू कराएँ। नाज़रीन, आज हम जिस अजीम शख्सियत को रूबरू कराने जा रहे हैं, हम उनकी तारीफ़ में अगर बोलने बैठें तो शायद ये प्रोग्राम यूं ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब किसी डॉक्टर्स के बारे में बात की जाती है तो वो सिर्फ अपनी फील्ड का माहिर होता है, लेकिन जब वो माहिर किसी बच्चों को पढ़ाने के काम में आ जाए, यानी वो ख़ुद प्रोफेसर भी हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी प्रैक्टिस का अंदाज़ा क्या होगा। 20 साल से MCI के इंस्पेक्टर, अमेरिका की फेलोशिप लिए हुए, MD और DCH किए हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, कई सालों से इरा मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल आप अपनी खिदमात को दे रहे हैं। नाज़रीन, शायद इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम आपको इस सवालात के साथ साथ बताते चलेंगे। अभी वक्त है हम उनसे रूबरू कराते हैं। हमारी मुराद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोनिस अकबर फरीदी साहब। आइए नाज़रीन, हम इस्तकबाल करते हैं और इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत इस्तकबाल खदीजा TV पर, और यकीनन ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि हम आज आपसे, मैं खुद अपने को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपने मुझे इस मुबारक मौके पे कि आप बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, मुझे बुलाया और आपने चाहा कि मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करूँ इस प्रोग्राम में। मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहला सवाल ये है सर कि जब भी हम गुफ्तगू सेहत के हवाले से करते हैं और हमारे जहन में क्योंकि बचपना आता है, तो बच्चों के लिहाज से, क्योंकि इस बदलते मौसम में अगर हम कहें कि जैसे कि गर्मी बढ़ रही है, इस मौसम में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि जो बच्चों पे अटैक करती हैं और ख़ास तौर से उस पर कैसे तवज्जो दिया? देखिए, बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले तो ये है कि सेहत के ताल्लुक से बात कर रहे हैं हम, किसी एक बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं। तो पहले ये समझ लिया जाए कि सेहत कहते किसे हैं। बीमारी का न होना सेहत नहीं है। चुनांचे सेहत की जो डेफिनेशन है वो ये है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, टोटल वेलबींग हो तब हम कहेंगे कि सेहतमंद है। तो चुनांचे सेहत के अब दोबारा आगे और उसको आगे बढ़ा के देखें तो आप पाएंगे कि इसके बहुत से इसके दायरे हैं। इसके पहला हुआ क्यूरेटिव हेल्थ, बीमार हुआ उसका इलाज कर दिया। फिर हुआ प्रिवेंटिव हेल्थ, बीमार होना, तो ऐसे कुछ इक़दाम किए जाएँ कि बीमारी ना हो। प्रोमोटिव हेल्थ, कि हम सेहतमंद रहें और ये सेहत और बढ़े, तो ये प्रोमोटिव हेल्थ हुई। फिर हुआ कि रिहेबिलिटेटिव हेल्थ, कि कोई कमी आ गई, मिसाल के तौर पे कोई उज़ू बदन का कट गया या हमें फालिज का असर किसी को हो गया, अब उसके बदन को कितना हम काम में ले सकते हैं, ये रिहेबिलिटेटिव हेल्थ के अंदर आएगा। तो चुनांचे इसके बहुत से इसके दायरे हैं, लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं आपकी बीमारी के ताल्लुक से हमने बात की, तो यकीनन बदलते मौसम में इसमें बड़ों पे भी असर पड़ता है, लेकिन दो एज ग्रुप ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। वो है एक बढ़ती हुई उम्र, बुढ़ापे के ऊपर, और दूसरे बच्चों के ऊपर। तो इन दोनों में ख़ास तौर से जो एकदम से टेम्परेचर में जो तब्दीली आती है, तो उसमें कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं, ख़ास तौर से वायरल इन्फेक्शंस, जो कि इस मौसम में ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे चिकन पॉक्स की बीमारी है, या फ्लू है, या इसके साथ साथ में नज़ले की जो वायरल की इन्फेक्शंस है, ये ज़्यादा इसमें हो जाते हैं। और कुछ वक्त के बाद में फिर वॉमिटिंग, यानी दस्त और नज़ला और उल्टियाँ, इसकी बीमारी, क्योंकि खान पान में भी कुछ लाइतलाली ज़्यादा इसमें बढ़ जाती है। गर्मी की शिद्दत से पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना पड़ता है। इस वक्त में कीड़े मकोड़ों की भी पैदाइश ज़्यादा हो जाती है, मच्छर भी ज़्यादा होते हैं, तो मच्छर से फैलने वाली बीमारियों को भी वक्त आ रहा है, मलेरिया है, डेंगू है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में रोकूंगा। पहला सवाल ये कि अक्सर करके हमारे जो नाजरीन हैं उनके जहन में ये आता है कि जो पीडियाट्रिक्स है, उन बच्चों को किस एज ग्रुप तक को शामिल किया जाए जिसको हम ये कहें कि इसको पीडियाट्रिक्स
को दिखाना है, पीडियाट्रिशियन को दिखाना है? ये एक सवाल हमारे जहन में अभी आ गया, तो मैं ये सवाल आपसे ज़रूर कर लेता हूं। ठीक सवाल है आपका। आप देखेंगे कि हम लाइसेंस किस उम्र में बनवाते हैं? 18 साल के बाद में लाइसेंस बनता है। अब वोट डालने का वक्त आ रहा है, 18 साल से कम का इंसान वोट नहीं डाल सकता। तो उम्र का इतलाक अगर आप पीडियाट्रिक एज की से बात करेंगे तो वो तो 12 साल है कि 12 साल तक पीडियाट्रिक्स है। लेकिन 12 साल से लेके 18 साल से कम ये भी पीडियाट्रिक्स की ही ब्रांच है, इसे हम एडोलेसेंट एज कहते हैं। तो इनकी कुछ दिक्कतें, परेशानियां, बीमारियां एक अलग ग्रुप हो जाता है। लेकिन अगर पीडियाट्रिक्स की तरफ से बात करेंगे तो 12 साल तक। सर ये सवाल तो हो गया, अब हम फिर उसी कंक्लूजन की तरफ ही उसी तरफ आते हैं कि हाँ, आपने बीमारी की बात की कि डिहाइड्रेशन और इस तरीके से, और खान पान की बात की, तो कैसे हम ये समझें, हमारे पेरेंट्स और हमारे जो नाजरीन हैं, कि अपने खान पान को, ख़ासतौर से बच्चों के लिए, वो कौन कौन से ऐसे खान पान हैं जिस पर बहुत ज़्यादा एहतियात की जाए ताकि बच्चे को आने वाली बीमारियों से महफूज रखा जाए? देखिए, हम बात करते हैं, जब जो खाने के ताल्लुक से बात करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि बड़ों के मुकाबले में बच्चों को ग़िज़ा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर पर किलोग्राम बॉडी वेट उसका आप देखेंगे तो उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी खर्च हो रही है उसकी एक्टिविटीज़ में और उसके बढ़वार में। अभी उसकी हाइट बढ़ रही है, वज़न बढ़ रहा है, उसका सर का जो सर्कमफ्रेंस है बढ़ रही है, चुनाचे ग्रोथ पीरियड में है, तो उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। अब ये एनर्जी पूरा करने के लिए हम आमतौर से 2 हिस्सों में खाने को बांटते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हो गए जो आमतौर से जैसे सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ये उसके अंदर जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स की बात आती है। तो ग़िज़ा ऐसी होनी चाहिए जो इन दोनों चीज़ों को पूरा कर सके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उसको मिले और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिले। तो कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें कि तमाम सीरियल्स हैं, दाने हैं, प्रोटीन मिलता है इससे, फैट है, चिकनाई है जिससे उसको एनर्जी मिलती है। तो ये चीज़ें खाने के अंदर होना चाहिए जो हम रोज़मर्रा का दाल, चावल, रोटी, दलिया जो हम खाना खाते हैं, बच्चे के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत है। और साथ में उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसके लिए कि सब्ज़ी और फल बेइंतहा ज़रूरी है कि उसके खाने में शामिल हों। और इस तरफ से थोड़ी सी लाइतलाली हो जाती है कि हम समझते हैं कि तुरई है, भिंडी है, ये भी हरी सब्ज़ी है। हम जब हरी सब्ज़ी की बात करते हैं तो हमारा निशाना होता है कि पत्ते वाली सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स, वो खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। उसी से आयरन, उसी से विटामिन ए, उसी से जिंक वगैरह की चीज़ें मिलती हैं। सर मैं ये चाहूँगा कि आप अब ख़ास तौर से उन बच्चों को ज़रूर मुखातिब कीजिए जो बहुत छोटे होते हैं, एडोलेसेंट एज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और वो माँ बाप का कहना इसलिए नहीं मानते कि हमें वो हरी सब्ज़ी और सब कुछ नहीं मालूम है, हमें तो नॉनवेज की तरफ जाना। तो ये कितना ज़रूरी है ताकि बच्चे कभी कभी आप जैसे एक्सपर्ट लोगों की राय और उनकी बात को अपने लिए नमूने अमल समझ लें? देखिए, नॉनवेज की जहाँ तक मैं बात आप समझ लीजिए कि नॉनवेज की डेफिनेशन क्या है। हमारे हिंदुस्तान में एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि जो गोश्त खाता है वो नॉनवेज है। अंडे खाने वाले को आमतौर से हम नॉनवेज में नहीं गिनते हैं, बल्कि उसके लिए एक ओवो वेजिटेरियन की डेफिनेशन देते हैं कि साहब वो अंडा खा लेते हैं और बाकी सब्जी कस्बा करते हैं। याद रखिए कि दूध भी नॉनवेज फूड है। ये थोड़ा सा ताजुब होगा या शौक लग सकता है उन लोगों को जो इसको मानते हैं। पनीर ये भी नॉनवेज फूड है। जो खाने की चीज़ जानवर से मिलेगी उसकी कंपोजिशन अलग होगा। याद रखिए कि जो देसी घी है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो कड़वा तेल है इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो जो वेजिटेरियन सोर्स होगा, आप ओलिव ऑयल लीजिए, आप बादाम खाइए, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। तो वो खाना जो जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है वो वेजिटेरियन सोर्स से होगा, और जिसमें कोलेस्ट्रॉल है वो नॉनवेज सोर्स से होगा। तो दूध के अंदर तो घी होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अब यूँ कहा जाए कि क्या अंडा और गोश्त और मछली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? यकीनन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ वेजिटेबल और फ्रूट्स भी होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर खाली गोश्त ही खाया जाए तो वो सेहत को ठीक नहीं करेगा, उसके अंदर कमियां होंगी बदन के अंदर। चुनाचे दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। और मैं ख़ासतौर से कहना चाहूँगा अपने उन बच्चों को जो एडोलेसेंट एज की तरफ बढ़ रहे हैं उनको भी, और जो छोटे बच्चे हैं, मैं माँओं से ख़ासतौर से कहना चाहूँगा कि खाने की आदत 6 महीने की उम्र से डाली जाती है। ये बड़ी गलती हमसे होती है कि हम उसको शुरू के 2-3 साल तक तो कुछ इतना बस जो उसने खा लिया, जो पसंद हो गया वो हमने दे दिया, और चुनाचे बड़े ऊपर बच्चे खाते नहीं। वो कहते हैं नहीं मैं तो सिर्फ कुरकुरे खाऊंगा, वो तो खा लेगा, चिप्स खा लेगा, लेकिन आप उसको रोटी खिलाई तो नहीं खाता है। तो ये गलती हमसे असल में शुरू में हो गई, और इसकी वजह यह है कि पहले 6 महीने तक कुदरत ने, अल्लाह ने जो ग़िज़ा दी है
वो माँ का दूध है। सर हम इस क्वेश्चन पे ज़रूर आएंगे, लेकिन हम जब ग़िज़ा के लिए बात एडोलेसेंट के लिए कर रहे थे, पहली चीज़ ये कि जो फास्ट फूड हैं और बहुत सारे ऐसे जैसे मार्केट में चीज़ मिलती हैं, माँ बाप भी इस चीज़ को नहीं तवज्जो देते हैं और ख़ास तौर से वो फास्ट फूड का। याद रखिए जितने भी फास्ट फूड हैं, जितने भी हैं, ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर, और इसके अंदर जिस तरह की फैट इस्तेमाल होती है वो ट्रांस फैट है। ये नुकसानदेह बदन के लिए, इसको अवॉइड जितना अवॉइड हो उतना अच्छा है। याद रखिए इसी तरीके से वो सारे खाने जो टिंड हैं, टिंड फूड जो है, जितना हो सके उसका इस्तेमाल ना करें। देखिए आप याद रखिए उस खाने को प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल मिलाने पड़ेंगे, वरना खराब हो जाएगा वो। उसकी शेल्फ लाइफ है 6 महीने 9 महीने, तो कुछ ना कुछ केमिकल डाले हैं, तो हम क्यों केमिकल खाएं, हम ताज़ा क्यों नहीं ले सकते हैं? तो टिंड फूड को अवॉइड किया जाएगा। इसी तरीके से ये जितने भी जंक फूड की बात हो रही, कोलास का बड़ा चलन है आजकल, हर फंक्शन में, पार्टी में, अदरवाइज वो कोक ज़रूर होगा। सख्त मुज़र है इसका, और बच्चों के लिए ज़्यादा मुज़र है ये। बच्चों को बिल्कुल ये चीज़ नहीं देना चाहिए। इसी तरीके से जितने भी ये शुगरी फूड्स हैं, जैसे फिज़ है और ये जितने भी और आपके मैंगो जूस है, जो भी उसमें पैक के अंदर आते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और ये शुगर जो है, अगर इसको एक मुतदल अंदाज में ना इस्तेमाल किया गया तो डायबिटीज़ की तरफ ये बढ़ाता है, बच्चों को भी यकीनन। नाज़रीन, हमसे महवे गुफ्तगू हैं प्रोफेसर फरीदी साहब। डॉक्टर फरीदी के लिए बहुत अहम चीज़ ये है कि आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक्सपर्टाइज जिनको मिला है फूडिंग के लिए, ख़ासतौर से ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो काम किया है, और हिंदुस्तान में यानी इस मुल्क के लिए भी आपने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत सारे सेमिनार्स और अलग अलग मुख्तलिफ मुकामात पर आपने जो काम किए हैं वो काबिल सताइश हैं। हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं। कुदरत ने यकीनन जो हमें एक माँ के तौर पर एक तोहफ़ा दिया है, जैसे अभी आपने उससे पहले किया, तो हम ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ आते हैं उन बच्चों की ग़िज़ा के लिए कि जो अभी बिल्कुल कम सिन है, अभी बिल्कुल नौमौलूद हैं, तो उनके लिए ग़िज़ा का इस्तेमाल कैसे और कैसे वो बढ़ती उम्र की तरफ ग़िज़ा की तब्दीली बढ़ती है। देखिए हमारे नाज़रीन सुनने वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर मुसलमान हैं, और मुसलमान के लिए इससे बड़ी कोई और दलील नहीं हो सकती कि कुरान क्या कहता है। ये उसके लिए सबसे बड़ी दलील है। कुरान में 6 जगह रज़ात का हुक्म है, और दूध पिलाने के लिए वक्त भी 2 ही साल बताया है। और आज साइंस ने जितनी तहकीक की उससे ये मालूम हुआ कि माँ का दूध 2 साल तक ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसके फायदे। अब इसके अंदर लिहाजा ये इसमें तो 2 राय है ही नहीं कि ये दूध, इसमें एक अजीब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा आप लोग तमाम सामीन को यहाँ, कि दूध ही एक ऐसी ग़िज़ा अल्लाह ने बनाई है जिसके अंदर सारे ग़िज़ा की जितनी भी ग़िज़ा की ज़रूरत है बदन को वो मौजूद है। कोई ग़िज़ा ऐसी नहीं है, कोई ऐसा फूड, वेज नॉन वेज फ्रूट्स, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हो और अपने मिकदार के एतबार से मौजूद हो। जितना बदन को नशो नुमा के लिए, देखिए 9 महीने तक अल्लाह पेट में पालता है, एक अंधेरी कोठरी है, वहाँ तो ना माँ को पता ना किसी और को, जो कुछ चाहिए बच्चे को वो मिल रहा है, 24 घंटे के एतबार से बनता जा रहा है। पैदा होने के बाद अभी ये मशीनरी पूरी तरीके से टेस्टेड नहीं है, उसने खाना नहीं खाया है, तो उसकी पूरा मुँह से लेके और आंतों तक, बच्चा पैखाना नहीं करता पेट के अंदर, पेशाब करता है, तो अभी तक वो आंतों का निज़ाम टेस्ट नहीं हुआ है उसका। लिहाजा कुदरत ने ऐसा खाना, अभी वो खा ही नहीं सकता था, पीता था अंदर। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो तकरीबन 150 ml जो पानी है वो पर किलोग्राम वज़न के एतबार से पीता है। तो पीने का तो अल्लाह ने उसको प्रैक्टिस करा दी, जब दुनिया में आएगा तो पी सकता है, खाने की प्रैक्टिस नहीं करवाई है अल्लाह ने, वो उसको यहाँ करनी है आकर के। चुनाचे जब बच्चा पैदा होता है तो उसे अल्लाह ने रेडीमेड फूड दिया हुआ है। शुरू के जो 3-4 दिन में दूध आता है वो उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, और ये ग़िज़ाइयत के एतबार से सब चीज़ें हैं। इसके अलावा ही और बहुत कुछ है। मैं ये बात यहाँ बताना चाहूँगा अपने बहनें जो सुन रही हैं इसको, कि ये जो माँ का दूध है ये सिर्फ ग़िज़ा नहीं है, ग़िज़ा तो लैक्टोजन से भी पूरी हो जाएगी, ग़िज़ा तो बकरी के दूध से भी पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा जो ये और कुछ देता है वो किसी और चीज़ से पूरी नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे बीमारी से बचने का निज़ाम इसके अंदर है, इन्फेक्शंस को रोकता है, पहला टीका है ये। वाह जी। दूसरी चीज़, ये तमाम आज़ा जो बदन के अंदर है उनको मैच्योर करता है। तीसरी बात, जो फैट है उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत कम है पेट बच्चे के अंदर, तो अल्लाह ने दूध के अंदर उस फैट को डाइजेस्ट करने का भी इंतज़ाम रखा है।
बाइल एक्टिवेटेड लाइपेज होता है जो उसको हजम करता है। चुनाचे माँ का दूध पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, पानी की जरूरत भी नहीं है। जितना बच्चे को पानी की जरूरत होगी खुद ब खुद माँ के आंचल से उतना दूध उसको उतना पानी पहुंच जाएगा। चुनाचे मई जून के अंदर भी पानी देने की जरूरत नहीं है। हाँ, 6 महीने पे अल्लाह एक निशानी देता है, दांत आना शुरू होते हैं। 6 महीने पे दांत निकलते हैं। अब ये इस बात की अलामत है कि अब इस बच्चे को सिर्फ माँ के दूध से पूर्ति नहीं होगी, अब इसको और भी चीजें चाहिए। चुनाचे वो और चीजें क्या है? दूध नहीं है, दूध माँ ही पिलाएगी 6 महीने से लेके 2 साल तक और ग़िज़ा शुरू करेगी। इसमें मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा आपको कि माँ का दूध का जायका और लैक्टोजन का जायका या गाय के दूध का जायके में फ़र्क होता है। माँ का दूध हल्का नमकीन है, जैसे पसीने का टेस्ट होता है, ऐसा टेस्ट है, और ये बाकी दूध मीठे होते हैं। चुनाचे इसीलिए जो माँ का दूध पीते हैं बच्चे, उनको डेंटल कैरी नहीं होती, और लैक्टोजन पीने वाले बच्चों को डेंटल कैरीज होती है। इसीलिए तो बच्चे को जायका सिर्फ दूध का है। जब हम उसको कोई चीज़ खाने की देते हैं तो अब उसके साथ दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको जायका नहीं है। चुनाचे जैसे ही उसको हम कोशिश करते हैं वो निकाल देता है। माँ बाप दादा दादी समझते हैं तो खाना नहीं चाहता, इसको तो उल्टी हो गई खिलाने से, चुनाचे हम इसको नहीं देंगे और दूध ही पिला दीजिए, तो उसको रकीक चीज़ पिलाने की चीज़ ही कंटिन्यू करते हैं। ये उसके लिए सख्त नुकसानदेह है। बच्चे की जो सेहत है वो ख़राब हो जाएगी। देखिए होगा क्या कि 6 महीने तक तो ठीक बढ़ा, माँ का दूध मिल रहा था, सब चीज़ें ठीक थी। अब उसको जब ऊपर की चीज़ शुरू देने की गई तो अब उसको एक तो पूरी मकदार नहीं मिली, ऊपर से उसको डायरिया और वॉमिटिंग शुरू हुई। चुनाचे उसकी सेहत ख़राब हुई, उसका वज़न घट जाएगा। अब ये बच्चा जब 4-5 साल का होगा, 6 साल का, उस वक्त तो वो दुबला पतला। अब जब उसने स्कूल जाना शुरू किया, समोसे और बर्गर खाने शुरू किए, अब उसका वज़न बढ़ना शुरू हुआ। वो वज़न किस चीज़ से बढ़ा? शुगर से। चुनाचे ये बच्चा अब मोटा नहीं हो रहा है, ये तंदुरुस्त नहीं हो रहा है, फैट बढ़ रही है इसके अंदर, और वो आगे चल के उसको फिर एक आजकल तो ये एपिडेमिक हो गया है पूरी दुनिया में, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी जिसमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ओबीस, वही ओबीस पूरा जी। उसकी वजह ये है कि उसकी ग़िज़ा प्रॉपर तरह से बचपन में नहीं ठीक से दी गई, बड़े होकर उसने ये जंक फूड खाए, कोला पिया, और उसके बाद में चेंज हो गया। चुनाचे ज़रूरत इस बात की कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए और 6 महीने के बाद ग़िज़ा शुरू की जाए, तहम्मुल रखा जाए, थोड़ी सी सब्र किया जाए, बच्चे को खिलाना सिखाया जाए। जिस तरीके से हम लिखना सिखाते हैं उतना ही पेशेंस चाहिएगा तो बच्चा खाने लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर वक्फे का वक्त, नाज़रीन वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी। आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए खदीजा टीवी। नाज़रीन एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है सेहतमंद ज़िंदगी। आपकी सेहत से रिलेटेड हम हर उस बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं पीडियाट्रिक्स के बारे में, बच्चों की बीमारियों के बारे में, और न सिर्फ किसी एक बीमारी के बारे में, बल्कि हम उन बच्चों के खान पान के बारे में, उनकी ग़िज़ा के बारे में, और बहुत सारी तफसील में डॉक्टर फरीदी ने बताया। आइए नाज़रीन हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे साथ महवे गुफ्तगू हैं प्रोफेसर फरीदी, प्रिंसिपल इराज मेडिकल कॉलेज लखनऊ। डॉक्टर साहब, हम अब इन बीमारियों से बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे कि अब जो मौसम जैसे आ रहा है इसमें मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां बढ़ेंगी, इसमें मक्खियों से जो बीमारियां बढ़ेंगी, ख़ास तौर से इसको कहते हैं फीको ओरल रूट, कि जो गंदगी पैखाने के ज़रिए से बाहर निकली, उस बैक्टीरिया निकले और वो हमारे खाने किसी तरीके से हमारे अंदर दाखिल हुए, तो ग़िज़ा में गए या पानी के ज़रिए गए। तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखने से इन चीज़ों से बचा जा सकता है। आप देखेंगे कि ज़माने में जो मार्केट में फल भी देखते हैं, तरबूज अब आने वाला है, खुला हुआ बिक रहा है, तो कोई भी कटा हुआ फल ना खरीदें, इस बात का ख्याल रखें। इसी तरीके से सड़क के किनारे धूल मट्टी हो रही है, मक्खियाँ बैठी हैं और चीज़ें बिक रही हैं, तो कोई भी खुली हुई चीज़ जो मार्केट में बिक रही है उसका इस्तेमाल ना किया जाए। और बच्चों को खासतौर से उन्हें अच्छा लगता है, वो माँ से ज़िद करते हैं अम्मा वो लेना है, माँ दिलवा देती है। उन्होंने दिखाने के लिए बाज़ार में अनार को उन्होंने खोल के रखा हुआ है कि बड़ा सुर्ख नज़र आ रहा है, तो इस बात का ख्याल रखें कोई भी कटा और खुला हुआ फल और सब्ज़ी कटी भी न लें। इसी तरीके से
जो सड़क के किनारे चीज़ें बिक रही हैं, मट्टी धूल बन रही है, जो ढकी नहीं रखी उसका इस्तेमाल ना करें। पानी के मामले में बहुत ख्याल रखें, क्योंकि पानी का वो भी बढ़ेगा, ज़रूरत भी बढ़ेगी, तो पानी हमेशा ढक के रखा जाए। और जिस बर्तन से उसको निकालना है, या तो टोंटी लगी हो सबसे अच्छा है, अगर नहीं है और आप निकाल के ले रहे हैं, ख्याल रखें कि आपके नाखून उसके अंदर, और देखिए ये तो मकरूह भी है कि नाखून का अगर पानी उसमें होगा तो इसका ख्याल रखें। तीसरी बात ये कि वो ढक के रखा जाए पानी, और जो सरकारी पानी आता है ये ठीक होता है, इसका इस्तेमाल करने की। अगर कहीं आप सबमर्सिबल से या कहीं नल से पानी ले रहे हैं तो इसमें ये बात हो सकती है कि वो पानी ठीक ना हो, तो उसके लिए फिर म्यूनिसिपैलिटी में कॉरपोरेशन से क्लोरीन की गोली मिल जाती है, जो कि एक बाल्टी पानी के लिए वो एक गोली डाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या उबाल के पानी का इस्तेमाल किया जाए जो ख़ास तौर से पीने का है। एक और बड़ी अहम चीज़ है जिसका ख्याल रखा जाए, वो ये है अपने हाथ को धोना। तो आबदस्त के बाद, बैतुल खला से आने के बाद, कोई और काम करने के बाद में, बच्चे की नैपी चेंज करने के बाद माँ को ख़ास तौर से अपने हाथ धोना चाहिए। इसी तरह बच्चों को भी हम ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखें, खाना खाने से पहले वो अपने हाथ धोएंगे। हम कहते हैं इसको 4 क्लीन कहते हैं, 4 क्लीन, हैंड क्लीन, सरफेस क्लीन, फूड क्लीन, और जिस जगह पर रखा है वो क्लीन। तो क्लीननेस की बेइंतहा ज़रूरत है। अच्छा, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनाए जाएं, ताकि कुछ मच्छर दिन में काटते हैं, याद रखिए, जो दिन में काटते हैं मच्छर उनसे डेंगू की बीमारी होती है, और जो रात में काटते हैं उनसे मलेरिया होता है। और ये डेंगू का मच्छर साफ पानी के अंदर ज़्यादा बढ़ता है, और ज़रा बरसात की तरफ इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, इधर मलेरिया का ज़्यादा होगा। तो एक तो कवर रखा जाए, दूसरा मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल किया जाए, घर के अंदर साफ़ सुथरा जाली लगाई जाए अलमारी में, इसमें खिड़कियों में, ताकि मच्छर वगैरह से बचत की जा सके। ये सख्त ज़रूरत है। इसके बाद ये रखा जाए कि पानी का इस्तेमाल पूरा रखा जाए, और पानी को रखा जाए ताकि हाइड्रेशन पूरा रहना चाहिए। एक बात और ये देखने में आती है कि ख़ास तौर से हमारी जो यंग लड़कियां हैं कि वो बिल्कुल ज़रा से धूप के अंदर भी उन्होंने छतरी लगा ली और वो स्क्रीन लगा लिया, सन स्क्रीन, ताकि बिल्कुल, इससे विटामिन डी की बड़ी कमी होती है। तो 15 मिनट के लिए धूप में आना चाहिए, 11 बजे और 3 बजे के दरमियान कम से कम 15 मिनट के लिए, जितने हिस्से के ऊपर भी धूप पड़ सके, ताकि विटामिन डी का पूरी तरीके से बन के पूरा हो जाए। तो ये रखे जाए, नहाया जाए, उसका साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा दूसरी ज़रूरी चीज़ है टीका लगवाने का। तो जिन बच्चों का टीका ड्यू है, जो सरकारी तमाम अस्पतालों में फ्री मिलते हैं, उन टीकों का बहुत पाबंदी के साथ वो टीके लगवाए जाए, बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन की बहुत ज़रूरत है सर। मैं ख़ास तौर से, अब ये आपने सवाल एकदम मेरे जहन में एकदम से ही आया, तो वैक्सीनेशन के बारे में ज़रूर मुख्तसरन चाहे आप ज़रूर बता दीजिए हमारे नाज़रीन को। बताना चाहूँगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे जो हिंदुस्तान का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, उसके एतबार से पैदा होने में के बाद 72 घंटे के अंदर BCG का टीका लग जाना चाहिए। बेहतर तो ये कि पैदा होने 24 घंटे 48 घंटे में लगे, मैक्सिमम 72 घंटे में लग जाए टीका। इसी तरीके से पहले 24 घंटे 48 घंटे में एक पोलियो की दवा पिलाई जाती है, वो पिलाई जाए, और एक पीलिया से बचने का हेपेटाइटिस B का टीका है वो लगवाया जाए। तो 48 घंटे में ये चीज़ पूरी कर दी जाए तो बेहतर होगी, वरना BCG का टीका बाद में भी लगवाया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये कि इस वक्त में लगे। इसके बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे एक टीका लगता है जो कि पेंटावेलेंट के नाम से 5 बीमारियों से ये बचत करता है, तो वो टीका लगवाया जाए। पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, और पोलियो का ही इंजेक्शन भी लगाया जाता है, वो इंजेक्शन लगवाया जाए। हमारी सरकार की तरफ से यूपी गवर्नमेंट में जो दिमागी बुखार होता है, जैसे जापानीज इंसेफेलाइटिस कहते हैं, जो गोरखपुर और उस इलाके में बहुत ज़्यादा जो बीमारी पिछले सालों में फैली है, तो उसका टीका भी लगाया जाता है, तो वो टीका भी यहाँ लगवाएं। इसी तरीके से दस्तों के लिए जो रोकने के लिए एक टीका रोटा वायरस का टीका है, वो भी सरकार की तरफ से मिलता है, तो वो टीका भी लगवाना चाहिए। तो ये टीके जो हैं ये शुरू के 14 हफ्ते तक पूरे हो जाते हैं। इसके बाद फिर 9 महीने के ऊपर सरकार ने एक नया टीका शुरू किया। पहले हम मीज़ल लगाते थे, खसरा, तो अब उसकी जगह हम मीज़ल और रुबेला का टीका लगाते हैं MR के नाम से। ये टीका स्कूलों में भी लगाया जा रहा है। तो मैं कहूँगा अपने जो माँ बाप यहाँ सुन रहे हैं कि आपका बच्चा भी अगर स्कूल जाता है तो वहाँ पर आपके घर एक पर्चा आया होगा कि हम ये टीका लगाना चाहते हैं MR का, टीका लगवाएं। ज़्यादातर माँ बाप ने लगवाया,
लेकिन कुछ के शुबहात थे तो उन्होंने बच्चों को मना कर दिया कि टीका हम वहाँ नहीं लगाएंगे या हम अपने प्राइवेट डॉक्टर से लगवाएंगे। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सरकार का टीका पूरी तरीके से ठीक है, वही टीका लगवाना चाहिए। और ये 9 महीने की उम्र से टीका लगवाया जा रहा था, तो ये टीका लगाया जाए। इसके बाद 1.5 साल पे फिर टीका लगता है और फिर 5 साल पे टीका लगाया जाता है, तब ये मुकम्मल वैक्सीनेशन हो जाता है। वो टीके काली खांसी, गलघोटू और टेटनस का टीका है जो हम 16 महीने और 18 महीने 24 महीने के बीच में लगाते हैं। चलिए सर, आखिर में मैं एक सवाल और जो मेरे जहन में था मैं उसको करूं कि जैसे एडोलेसेंट एज की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं और अक्सर करके कंप्लेन माँ बाप की तरफ से आती है कि बच्चे को मतलब बहुत बचपने में वो घबराहट और इस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मसला हमारे सामने दरपेश है। एक तो ये है कि बच्चे बेइंतहा एडिक्टेड हो गए हैं कंप्यूटर और मोबाइल से। कोई घर शायद ऐसा होगा इल्ला जहाँ ये नहीं हो रहा हो, और बच्चे 2-2, 4-4 घंटे खर्च कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। इससे उनकी ना सेहत तो ख़राब हो ही रही है कि एक्टिविटी ख़त्म हो गई, जंक फूड खा रहे हैं तो वज़न बढ़ रहा है, ओबेसिटी तरफ जा रहे हैं, आँखों पर सख्त असर पड़ रहा है। और जो रिसर्च आ रही है वो ये बता रही है कि इन बच्चों का कॉग्निटिव फंक्शन जो है उसके ऊपर असर पड़ रहा है, और अब इनको याददाश्त के ऊपर असर पड़ रहा है, पढ़ने में इनका दिल कम लग रहा है, इनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, स्कूल परफॉर्मेंस। तो ये एक तो ये मसला एक तरफ हो गया कि पीयर प्रेशर भी है कि उसके पास ये वाला मोबाइल है तो मैं भी लूँगा ये वाला मोबाइल। तो एक तो ये जो सोशल मीडिया वाला मसला शुरू हो गया, एक तो ये बताए। दूसरा, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गए हैं कि बच्चा डॉक्टर ही हो, लॉयर बने, बड़ा IAS में जाना है, तो एक तरफ ये प्रेशर शुरू हो गया है ना। हम तीसरा ये हुआ कि हम उसको स्कूल में, आज जो स्कूल का तरीका हमारे यहाँ है वो ठीक नहीं है जी। उसमें बहुत ज़्यादा कोर्स शुरू के वक्त में पढ़ाया जा रहा है कि 2 साल 2.5 साल में हमने उसको प्रेप में डाल दिया। प्रेप इसलिए रखा गया था कि उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जाए, खाना खाए, वापस आ जाए ना। वहाँ भी उसको होमवर्क है, ये याद करके आना है, वो करके आना है, ये बनाना है। तो बच्चों पे बेइंतहा प्रेशर उनको बिल्डअप किया गया। तो ये दोनों चीज़ें मिलके कि कम वक्त दे रहे हैं पढ़ने में, माँ बाप के एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, और बहुत जल्दी उनको लर्निंग के ऊपर प्रेशर डाल दिया गया है। चुनांचे तमाम चीज़ें मिलकर के जो आप फरमा रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो 2 चीज़ें पैदा हो रही, तो डेलिक्वेंसी आ रही है, ज़िद में आ गए हैं वो। दूसरा, ये जो डिप्रेशन का मसला शुरू हो रहा है, इसकी एक वजह ये भी है कि पेरेंट्स अपने करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, वो उनको वक्त ही नहीं दे पा रहे हैं, वक्त भी नहीं दे पा रहे हैं। चुनाचे भाई उनको जल्दी से बच्चा खाना खा ले और उसके बाद सीरियल आना है, सास बहू वाला 2:30 बजे वो देखना है। तो अब क्या करें इसमें, बच्चा 5 मिनट में नहीं खाएगा, उसको खाने में तो आधे घंटा लगेगा। आपको याद होगा कि पुराने वक्तों में जब जॉइंट फैमिलीज होती थी तो दादी या फूफी लिए बैठी हैं, देखो वो कौआ खाएगा नहीं, भैया खाएगा, इस तरह करके पूरी कटोरी खिला देती थी वो। आज हम चाहते हैं 5 मिनट में वो खा ले, वो भी रेडीमेड फूड है ना। आजकल रेडीमेड का भी वो आया कि मैं सवाल ये आपसे ज़रूर करूं, रेडीमेड फूड के बारे में अक्सर सप्लीमेंट देने के लिए माँ बाप के लिए बड़ा वो रहता है कि हमारा बेटा जो है ब्रांडेड चीज़ का कुछ ऐसा सप्लीमेंट खा रहा है कि जो वो बताती हैं वो अपने सर्किल में, तो वो कितना फ़ायदेमंद और कितना वो नुकसानदेह है कि एक आप जो भी ये चीज़ें आ रही हैं मार्केट के अंदर मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है, रेडी टू यूज़ फूड, ये सब के सब इन्हीं सीरियल से बने हैं, मूंग की दाल, चावल, यही चीज़ें हैं उसके अंदर, कुछ फ्लेवर डाला हुआ है उसके अंदर। जो अगर 250 ग्राम का लेके आते हैं तो वो मिलता है 300 रुपये का आपको। अगर आप उतनी मकदार की चीज़ वैसे लीजिए तो 100 रुपये के अंदर आ जाएगी। तो हमने महंगा ख़रीदा, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर आर्टिफिशियल टेस्ट मिला हुआ है, टेस्टर मिला हुआ है, तो अब बच्चे घर के खाने नहीं खाएगा क्योंकि टेस्ट वो वाला आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट डेवलप होने के लिए वक्त चाहिए। कम से कम साइंस से ये पता चलता है कि 10 से 15 मरतबा कोई टेस्ट हमारे मुंह में रखा जाए तो हम फिर उसको पहचान लेता है, हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है उसको। तो टेस्ट भी बदल गया। तीसरी चीज़ प्रिजर्वेटिव, उसकी भी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हमने प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं जो बदन को नुकसान करेंगे। तो चुनांचे ये रेडी टू यूज़ फूड जो है ये महंगा भी है, सेहत के लिए नुकसानदेह भी है। मैं बिल्कुल नहीं इसके लिए कहूँगा कि इसको दिया जाए। घर में फ्रेश क्लीन तैयार करके आप उसको दीजिए, ये उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। घर का टेस्ट डेवलप होगा तो घर का खाना भी उसको खाना होगा, फ्रेश खाना मिलेगा और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलेंगे उसको। सर आखिर में मैं ये चाहूँगा कि इस पूरी गुफ्तगू का एक मैसेज की शक्ल में ख़ास उस कीनोड एड्रेस समझ लीजिए आप, वो हमारे नाजरीन को पहुँचा दें। देखिए, मैं कहना चाहूँ तमाम माँ बाप को मैं इस बात की
कि मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर खाना भी, ग़िज़ा भी देना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर सहूलियात भी देना चाहते हैं और बेहतर से बेहतर तालीम भी देना चाहते हैं। मैं मुबारकबाद भी उनको देना चाहूँगा कि अल्लाह ने उनको औलाद दी और वो उसके जो जिम्मेदारियाँ पूरा कर रहे हैं। याद रखें कि ये सिर्फ फैमिली की ही अमानत नहीं है, ये मुल्क की भी अमानत है। तो मुल्क बनता कल का हिंदुस्तान यही आज के बच्चे हैं। तो चुनाचे इनमें जितना ज़्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे हमारे मुल्क के लिए उतना फ़ायदामंद होगा। लेकिन ये याद रखें कि हम सिर्फ ऐड पर न जाएं कि साहब टीवी पे बॉर्नविटा का आ गया तो बॉर्नविटा पिलाना शुरू कर दिया, इस पर न जाएं। ग़िज़ा के बारे में नेट पे मालूमात कर लें। सारे ग़िज़ाओं को 4 हिस्सों में बांटा गया है, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, और डेयरी, पोल्ट्री और फिश, सी फूड्स, गोश्त और ड्राई फ्रूट्स एंड ऑयल। तो इन्हीं 4 में पूरा खाना बटा हुआ है। इन खानों को आप घर में तैयार करके दें। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके फैमिली साथ बैठ के खाना खाए, सब बैठे उसमें, बच्चे को भी बिठाए। आमतौर से हम ये करते हैं कि बच्चों को पहले खिला दें फिर बड़े लोग खाएंगे। उनको आप बिठाइए तो उनको लगेगा कि ये भी उनकी एक एक्टिविटी है, और बच्चा देख के लर्न करता है, नकल करता है। तो वो जिस तरह से आप लोग हाथ धो के खाना खाने बैठेंगे, अपने सामने सिखाएंगे, वो आदाब भी उनको सिखाए जा सकते हैं जो खाने के आदाब है। मैं ये उनसे कहना चाहूँगा कि आप घर का बना हुआ खाना और टीके ज़रूर बच्चों को लगवाए जाएं, जानते हुए कि ये मुल्क का मुस्तकबिल है। आपका तो है ही, आपके तो वो है ही। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया यकीनन इस इन्फॉर्मेशन के लिए, और आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके हम बेहद ममनून और मशकूर हैं। हमसे महव गुफ्तगू थे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मूनिस अकबर फरीदी साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं इराज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। यकीनन नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ उनके सेहत को भी ख्याल रखेंगे, और डॉक्टर साहब के बताए हुए उन तमाम चीज़ों पर अमल भी करेंगे, ताकि आप अमल करें तो कौम का जो मुस्तकबिल है, इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है, वो रोशन चिराग की तरह से अपनी रोशनी इस कौम व मिल्लत को बिखेरता रहे, और ये बच्चे बड़े होकर इसी तरह से नाम रोशन करें। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसे लगा, हमें फ़ीडबैक से ज़रूर नवाजिए। ये जो स्क्रीन के नीचे आप हमारा नंबर और ईमेल आईडी देख रहे हैं, इस पे आप अपने सवालात भी भेज सकते हैं। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि हम किसी और शख्सियत से और किसी और प्रोग्राम के ज़रिए आपसे फिर रूबरू होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।